Dear students, welcome to Educate. Today we are studying important journal entries. Now see miscellaneous और sundry expenses. तो जैसे ऑफिस का खर्चा होता है, जैसे आपके टी एंड ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, कोई खाना खा के नहीं आया और ऑफिस में चाय मंगा लिया, बिस्किट्स मंगा लिया, आपने कुछ छोटा मोटा पेंसिल ले लिया, कुछ एक इरेजर या स्केल खरीद लिया 10-5 रुपये का, तो उसको ऑफिस का उसका हर किसी के लिए एक अकाउंट नहीं बनाते, उसको सब कुछ एक ही अकाउंट में डाल देते हैं। उसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, ऐसे करके लिखते हैं। उसका एक ही अकाउंट बना लो। Often petty expenses such as refreshment, postage, conveyance, etc. are incurred in a business. These expenses involve small amounts that are not material in nature. मतलब बड़ा नहीं है, 5, 10, 20, 50 रुपए का। तो therefore such expenses are often recorded as miscellaneous or sundry expenses or office expenses in the journal. The journal is miscellaneous expense debited to cash या sundry expense to cash. Increase in asset expenses is debited and decrease in asset is credited. कैश देके खरीदा। तो नेक्स्ट होता है एडजस्टमेंट एंट्री। Adjustment entries are passed at the end of the year to make adjustment in accounts so that financial accounts show true and fair financial performance or profit or loss and financial position of the business. तो अगर एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड सपोज 31 मार्च को एंड होता है या आपका 31 दिसंबर में अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, तो आप क्या करते हो ना, उसी टाइम एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में एक जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री पास करते हो। एडजस्टिंग एंट्री पास करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हो। तो अगर वो ये एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं होगा तो प्रॉपर प्रॉफिट लॉस और एसेट लायबिलिटी का पोजीशन पता नहीं चलेगा। तो दीज आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन फाइनल अकाउंट्स। देयर आर सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज गिवन बिलो। ये एंट्रीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, और एडजस्टमेंट एंट्री कुछ एंट्री जो कि जर्नल के लिए इंपॉर्टेंट होता है अभी देख लेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री दैट इज क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, बिजनेस उस दिन क्लोज होगा, उसी दिन जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा उसका क्या एंट्री होगा। क्लोजिंग स्टॉक और इसको बोलते हैं इन्वेंट्री, मीन्स स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। पूरा अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो स्टॉक रह गया उसको बोलेंगे अनसोल्ड स्टॉक। इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू, व्हिच एवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा 100 रुपये, एंड मार्केट वैल्यू 90 रुपये, आजकल बिक रहा है 90 रुपये में, तो 100 रुपये विल बी द 90 रुपये विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, व्हिच एवर इज लेस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, ये दोनों से जो छोटा होगा वही क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगा, व्हिच एवर इज लेस। इट इज यूजुअली गिवन एट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। इट इज ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू डिटरमिन करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। द क्लोजिंग एंट्री विल बी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनता है, तो क्लोजिंग स्टॉक यूजुअली ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा इंक्रीज इन एसेट होता है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाता है। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर पर्सनल अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड। तो क्योंकि किसी इंसान को देना होता है, ट्रेडिशनल में ये होता है पर्सनल अकाउंट होता है। Outstanding expenses are the expenses that are the current are of the current year but has not been paid till the end of the year. तो ये इसी साल का खर्चा है बट have not been paid, इसको पे नहीं करा ईयर एंड को। एक एग्जाम्पल देखते हैं। wages for the year ended 31st March is debited to wages account are 55,000,
कोई हमने किसी को रखा हुआ है मंथली 5,000 देते हैं, 55,000 दे चुके हैं। लास्ट मंथ का ₹5,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च आर टू बी पेड इन अप्रैल 2024। इसी साल का ईयर एंडिंग 31 मार्च होता है, इस साल हम उसको दिए नहीं। हमारा जो पेमेंट डेट होगा ईयर क्लोजिंग के टाइम पे पे नहीं कर पाएंगे, विल बी पेइंग हिम इन अप्रैल 2024। सिंस 5,000 as on 31st March 2024 is yet to be paid, it is recorded in the book by passing the following journal entry: wages account debited to outstanding wages account। हम wages से खर्चा है तो wages को डेबिट करेंगे, तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, और ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, दोनों डेबिट होता है। ये होता है हमारा मॉडर्न मेथड में, क्योंकि मॉडर्न मेथड इज मोर मेथडिकल एंड मोर परफेक्ट एंड मोर इजियर तो कर रहे हैं। आपको अगर ट्रेडिशनल मेथड बेटर लगे तो ट्रेडिशनल मेथड में करो। इंक्रीज इन डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये होते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं ट्रेडिशनल मेथड में। एंड क्रेडिट द गिवर, आउटस्टैंडिंग वेजेस से किसी वर्कर को बिलोंग करता है, जो वर्कर की आपको दे रहा है ये उधारी, तो आपको उधारी चुकाना पड़ेगा। तो दैट वे आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ए लायबिलिटी ऑफ द फर्म एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड। प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर रखे हैं या जो एक्सपेंसेस पे कर रखे हैं वो एक्सपायर नहीं हुआ है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस दैट आर ऑफ नेक्स्ट ईयर बट पेड इन द करेंट ईयर आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आने वाले सालों के लिए इस साल दे दिया। फॉलोइंग एडजस्टमेंट इट इज पास फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट होता है, और रिलेवेंट एक्सपेंसेस है सैलरी पे कर दिया, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी अकाउंट, सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर। तो ऐसा होता है कि डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। एग्जाम्पल होता है ऑन 1 अप्रैल 2023 12,000 was paid as इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ए पीरियड ऑफ 12 months। 12,000 12 महीने के लिए पे हो रहा है, 12,000 रुपए को 12 महीने के लिए पे करते हैं, एक महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000 रुपए हो गया। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन 31st March। इट मीन्स एडवांस पेमेंट हैज बीन मेड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, क्योंकि हमने पे करा जुलाई 1 को, नेक्स्ट ईयर जून 1 तक चलेगा, तो अप्रैल मई एंड जून ये 3 महीने का प्री पेमेंट हो गया। 1,000 इंटू 3 3,000 हो गया प्रीपेड। सिंस पेमेंट रिलेटिंग टू द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 जून 2024 इज द फॉर द नेक्स्ट ईयर, अप्रैल में जून 2024 का or for the next year, it should be recorded in the books for the year ended 31st March 2024 as prepaid expenses। इसको एडवांस में पे कर दिया, तो जो 12,000 से जब ईयर एंडिंग होगा, ईयर एंडिंग में यही जर्नल एंट्री पास होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पहले खर्चा था तो डिक्रीज कर दिया खर्चा को 3,000, वो आने वाले साल को ट्रांसफर कर दिया। डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट बढ़ रहा है, increase in asset is debited। prepaid expenses is an asset and increase in asset is debited, ये वाला रूल, मॉडर्न रूल। accrued income और income earned but not received, accrued income और income earned but not received, हमने इनकम कमा लिया। accrued income और income earned but not received, हमने इनकम कमाया बट हमारे जेब में नहीं आया। इनकम which has been earned, income which has been earned but is not received or has not become due is called accrued income। मतलब जो कि हमने कमा लिया, हमने रिसीव नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज बीन अर्न्ड, से इंटरेस्ट अप टू 31st March बट इज ड्यू पेमेंट ऑन 30th June। मतलब हम 31st March को जब वहाँ अकाउंट बना रहे हैं, एक एफडी क्रिएट करा था जो कि जून में एक्सपायर मैच्योर करेगा, तो 31st March तक जितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ है लास्ट ईयर, तो वो हमारा अर्न है। जो बाकी बट हमारे पास आया नहीं, हमारे कैश में ऐड नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम।
हमने किसी के लिए गुड्स बेच दिया है और अभी बेच रहे हैं, आने वाले साल तक वो 3 महीने, आगे वाले 3 महीने के बाद वो पेमेंट आएगा, बट हमने वो पैसे कमा लिया, बट वो कमीशन हमें मिलने वाला है, दैट इज अक्रूड कमीशन, या वो इनकम मिलने वाला है। तो अक्रूड इनकम के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा ना, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट, नहीं अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, अक्रूड कमीशन टू कमीशन। अक्रूड कमीशन इज एन मतलब हमारा इनकम, इंटरेस्ट हमारा इनकम होता है, या इनकम क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड गेन्स, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, एंड अक्रूड इनकम इज एन एसेट फॉर द फार्म, क्योंकि पैसे मिलने वाला है, एंड एसेट इंक्रीज in asset is debited according to modern method, increase in asset is debited। accrued income मतलब इनकम मिलेगा, और इनकम इंटरेस्ट ये क्रेडिट होता है। तो फिफ्थ वन इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम हमें एडवांस में मिला है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और अनअर्न्ड इनकम, जो इनकम हमें एडवांस में मिला है उसको बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और वो हमने कमाया नहीं, हमें पहले मिल गया। होता है कई बिजनेस में इनकम एडवांस में लेते हैं। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न अगेंस्ट व्हिच सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज येट टू बी मेड इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इज कॉल्ड इनकम, जो हमने गुड्स बेचना है हमें कमीशन एडवांस में मिल गया। For example, building has been given on rent for 2,40,000, but during the year 3 lakh was received towards rent. Thus 60,000 is the income rent received in advance। 2,40,000 का आपका रेंट होता है, अपने बिल्डिंग को दिया हुआ है रेंट पे, बट उससे 60,000 ये दिस इज डिवाइडेड बाई 12, 20,000 पर मंथ, 2,40,000 रेंट है अनुवाद, तो डिवाइडेड बाई 12 तो 20,000 मंथली। बट वो टेनेंट ने क्या करा, उसको बार बार पेमेंट में दिक्कत होता है, वो 3 लाख ट्रांसफर कर दिया। 60,000 दिस इज एडवांस, इज द इनकम और रेंट रिकवर रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज एडजस्टेड इन फाइनल अकाउंट्स बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। रेंट रिसीव्ड क्या होता है, इनकम होता है, तो रेंट रिसीव्ड इनकम है, जो इनकम डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, और ये हमारा लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि हमने जो पैसे लिया था तो वो हमारा मतलब एडवांस है और हम अभी तक कमाए नहीं, तो दिस इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। अनअर्न्ड इनकम इज ए लाइबिलिटी फॉर द फार्म and increase in liability is credited। Then comes your depreciation, asset का वैल्यू गिर जाना। आपने देखिए गाड़ी खरीदा था, बिजनेस के लिए ट्रक लिया था, और ट्रक 10 लाख का खरीदा, 1 करोड़ का ट्रक खरीदा, और 1 साल में उसका वैल्यू 90 लाख हो गया, तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। ड्यू टू यूज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स, वैल्यू ऑफ दिस एसेट्स डिक्रीजेस एवरी ईयर। Due to use of fixed assets, value of these assets decreases every year। This fall in value is called depreciation। ये जो वैल्यू गिरने को बोलते हैं depreciation। depreciation मतलब वैल्यू डिक्रीज हो जाना, कोई भी वैल्यू मतलब किसी भी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू गिर जाना ड्यू टू टाइम, ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, किसी रीजन से, उसको बोलते हैं मतलब depreciation। The topic is discussed in a later chapter on depreciation। इसके लिए पूरा एक चैप्टर है depreciation को डिस्कस करने के लिए। Following journal entry is passed for recording depreciation। depreciation एक खर्चा होता है। Increase in expenditure is debited and decrease in asset is credited। ट्रक का वैल्यू गिर गया, depreciation account debited to truck account। खर्चा हो गया, ट्रक का वैल्यू गिर गया, तो दिस इज लाइक दिस। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर जब पैसे लगाता है, बिजनेस करता है, वो पैसे को अगर कुछ ना करके बैंक में रखेगा, एफडी कर देगा, कुछ कर देगा, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ओनर एक नोशनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, बोलता है कि अगर ये पैसे में बिजनेस ना करके बैंक में रखता, बिना रिस्क में मुझे पैसे मिलता, तो बिजनेस में इंटरेस्ट अलग से चार्ज कर लेता है। तो उसका एंट्री कैसे होगा,
Funds invested by the proprietor in the business is called capital. Interest is allowed on capital to determine correct profit or loss for the year. अगर बिल्कुल काम न करके अगर 10 करोड़ लगा दिया बिजनेस में, तो 10 करोड़ बैंक में रखते हैं, अगर आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है, 1 करोड़ रुपए आपको ऐसे फल्त में मिलता है। तो अगर बिजनेस में लगाकर आपको 80 लाख रुपए क्या या 1 करोड़ मिलता है प्रॉफिट, तो व्हाई यू विल डू द बिजनेस, यू विल पुट द मनी इन द बैंक। तो इसीलिए पहले इंटरेस्ट माइनस करके देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली हर किसी पैसे का एक इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, तो इसलिए उसको माइनस करके करेक्ट प्रॉफिट निकलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस बट ए गेन टू द प्रोप्राइटर। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए खर्चा है, मालिक के लिए गेन है, दोनों अलग अलग है। मालिक और एंटरप्राइज दोनों अलग है। एडजस्टमेंट इसके लिए किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मालिक पैसा नहीं लेता, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। तो ये बिजनेस के लिए खर्चा है, मालिक के लिए इनकम है, इसलिए कैपिटल में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट को और प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, क्योंकि मालिक यूजुअली प्रॉफिट ले जाता है, तो इंटरेस्ट इसके कैपिटल को बढ़ा देता है और वो कैपिटल से ड्राइंग के हिसाब से निकाल लेता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट और कैपिटल इज अलाउड ऑन द कैपिटल ऑफ द बैलेंस ऑफ कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो ओपनिंग कैपिटल पे करा जाता है। इन केस द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, interest on such additional capital is also allowed from the date of capital is introduced till the end of the accounting year. अगर ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है तो 1 लाख के ऊपर पूरे साल के कैलकुलेट करो इंटरेस्ट, फिर 50,000 जुलाई 1 को डाला, इसके ऊपर 9 महीने का कैलकुलेट करो टिल 31 मार्च। एंड इन द केस द प्रोप्राइटर विथड्रॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन कैपिटल on drawings from the date it is withdrawn till the end of the accounting year. Suppose जनवरी 1 से इसने 30,000 निकाल लिया, इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल और इसको बोलते हैं फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये दोनों इसके ऊपर पूरे साल का कैपिटल निकालो, इसको सपोज जुलाई 1 को डाला है तो 9 महीने का निकालो इंटरेस्ट ऐड कर दो, इसको जनवरी 1 से ड्राइंग्स कर दिया, ड्राइंग्स 30,000, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर दो, वो होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालोगे, जब फर्दर कैपिटल डाल दिया उसके ऊपर निकालोगे टिल 31 मार्च, और जब पैसे निकाल लेगा ड्रॉइंग से अब कैपिटल विद इन द ईयर, जिस दिन से ड्रॉ करा है उस दिन से ईयर एंडिंग तक इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर दो। तो किसी तरीके में कर सकते हो, आप देख सकते हो हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ये कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको समझा देता हूं। इसका एग्जांपल हम पढ़ के समझ सकते हैं। अखिल द प्रोप्राइटर हैज ए बैलेंस ऑफ 1 लाख इन द कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% per annum. The interest on capital for the year ended 31st October 24 will be 6,000. 1 लाख का 6% 6,000 होगा। अखिल्स कैपिटल अकाउंट इज ऑन 1 अप्रैल 1 लाख। He invested additional capital 50,000 on October 1. Interest on capital allowed is 6% per annum. Interest on capital for the year ended 31st March will be 7,500। कैसे कैलकुलेट करोगे ना, 1 लाख का पूरे साल का कैलकुलेट करोगे, 1 लाख का 6% फॉर द होल ईयर। तो एडिशनल कैपिटल डाला अक्टूबर 1 टू 31 मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने, 50,000 इंटू 6% इंटू 6/12 1500, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 7,500। अगर इसने विड्रॉ कर लिया 50,000 ऑन जनवरी 1, तो माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करोगे, या इससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 50,000 विड्रॉ कर लिया, 50,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सपोज 6%, जनवरी फरवरी मार्च 3/12, ये आएगा 750। इसका माइनस करके आपका आएगा 6,750, ये होगा आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कम हो जाएगा। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
Interest on drawings, amount withdrawn by the proprietor for business for personal use against profit for the year is drawings. Interest is charged on drawings to determine correct profit or loss for the business. अगर मालिक बिजनेस से पैसे निकाल लेता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके बिजनेस को इनकम होता है, मालिक के लिए खर्चा होता है. हम हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में अकाउंटिंग करते हैं. हम देखेंगे क्या होता है इसका. Journal entry passed for interest on drawings is as follows: capital to interest on drawings. डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मतलब कैपिटल घटेगा, ड्रॉ कर दिया पैसे तो डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. बिजनेस के लिए रेवेन्यू है. डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग से अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग से अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है. ड्रॉइंग से अगेंस्ट कैपिटल मीन्स विड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस. कैपिटल से पैसे ड्रॉ कर दिया. इट अफेक्ट्स अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है और माइनस हो जाता है कैपिटल से. जो पहले एग्जाम्पल देके समझाया इसके ऊपर वाला. ऑन द अदर हैंड ड्रॉइंग से अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स विड्रॉल अगेंस्ट प्रॉफिट व्हिच इज नोन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. इट अफेक्ट्स चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में. तो ड्रॉइंग से अगेंस्ट प्रॉफिट लास्ट डेट में ड्रॉ करते हैं. तो क्वेश्चन करते हैं हम. जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. इन द फॉलोइंग केसेस विल बी पासिंग द जर्नल एंट्रीज. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. इंटरेस्ट मिलेगा. अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट. ये अक्रूड इंटरेस्ट हमारा असेट है और ये रेवेन्यू है, दोनों बढ़ रहा है. इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड. सैलरी इज ड्यू टू स्टाफ 25,000. सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग. Increase in expenditure is debited and increase in liability is credited. Increase in liability credited. Third, out of the rent paid for the year 2000 relates to next year. तो prepaid rent to rent account. Rent हमारा expenditure है. Decrease in expenditure is credited and increase in asset is debited. पैसा मिलेगा, हमने पे करा है, ये हमारा asset है. प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग. 5,000 का 10% 500 डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. 5,000 का 5%. गुड्स यूज्ड मेकिंग फर्नीचर. सेल प्राइस 2,000, कॉस्ट प्राइस 1,500. 1,500 को गुड्स फर्नीचर में लगा लिया. ओनर अपना यूज करके अपने दुकान के लिए फर्नीचर बना लिया. फर्नीचर टू परचेजेस. Increase in asset is debited and decrease in expenditure is credited. कॉस्ट प्राइस में एंट्री होगा, ध्यान रख लो. अपना यूज कर रहा है, अपने लिए फर्नीचर बना रहा है, अपने घर के लिए नहीं, अपने दुकान के लिए, ऑफिस यूज. रिसीव्ड कमीशन 10,000 बाई चेक, हाफ ऑफ व्हिच इज इन एडवांस. बैंक अकाउंट डेबिटेड 10,000, बैंक में बढ़ा. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड. कमीशन रिसीव्ड 10,000 तो क्रेडिट. इंक्रीज इन रेवेन्यू को क्रेडिट कर लिए. इसका आधा एडवांस में. नेक्स्ट एंट्री कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड को एडवांस कमीशन. कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड, जो कमीशन पहले रिसीव किया था, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस में कमीशन लिया. कमीशन रिसीव्ड टू कमीशन received in advance account. Then allow interest on capital 5,000. Interest on capital business के लिए खर्चा, ओनर के लिए इनकम. Interest on capital to capital. Increase in expenditure is debited and increase in capital is credited. Interest allowed in capital. Likewise, interest on drawings. Capital account debited to interest on drawings. Interest charged on drawings. ये होता है डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन बिजनेस के लिए इनकम है. इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. देन लास्ट कॉन्सेप्ट इज योर ओपनिंग जर्नल एंट्री. ओपनिंग जर्नल एंट्री होता है आपके enterprises close their books on account at the end of the each year due to accounting period concept. अकाउंटिंग पीरियड बोलता है एंड जिस दिन होता है उस दिन बुक को क्लोज कर दो. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना ही दो.
In this process, nominal accounts under traditional classification and expenses account and income account under modern classification are closed by transferring them to trading account or profit and loss account. The balances of personal and real accounts under traditional classification and assets and liability and capital under modern classification of accounts are carried forward to the next year. These balances become the opening balance of the next year. ठीक है, जो बैलेंस शीट का आइटम होता है वो नेक्स्ट ईयर को चले जाता है. The first entry in the journal is passed to record closing balance of the previous year. It is called opening journal entry. हर साल बिजनेस आप खोलते नहीं हो, जब ईयर स्टार्ट होगा जो एसेट लायबिलिटी लास्ट ईयर से आया होगा उसके लिए एंट्री देंगे. मैं अच्छी तरह समझा भी दूंगा. The balance sheet prepared at the end of the year shows the closing balance of each asset and liability and from the basis of form the basis of opening entry. पिछले साल का क्लोजिंग एंट्री से इस साल का ओपनिंग एंट्री बनेगा. While passing an opening entry, all assets are debited individually, whereas capital and liabilities are individually credited. सारे asset को individually डेबिट करते हैं, सारे liability को. ये पिछले साल का लास्ट एंट्री, इस साल अप्रैल 1, 2024 में नया एंट्री आएगा. If capital is not given, it is calculated by applying the accounting equation. जो कैपिटल नहीं दे रखा है, asset minus liability is equal to capital. कैपिटल नहीं देखा तो निकालेंगे. एक एग्जांपल देख लो, इस पे क्लियर हो जाएगा. ये पिछले साल का बैलेंस शीट है 31 मार्च का. तो इसी ये एसेट है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, सन्ड्री डेटर, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड, मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड, टू creditors to capital, to sundry creditor to capital. Balances of asset and liabilities brought forward. पिछले साल से इसी साल अप्रैल 1 में लाया गया है. दिस इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री. बैलेंस शीट के बेसिस पे होगा. तो ये जो वैल्यूज एसेट सारे डेबिट हो जाएगा. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड कैपिटल इज क्रेडिटेड. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड कैपिटल इज क्रेडिटेड. ये दोनों और ये दोनों का बैलेंस यहाँ लिख देंगे. दिस इज ऑल अबाउट दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा. इसमें होता है, इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी बैलेंस शीट ऑफ आरके कंपनी आज 31 मार्च 2024 दे रखा है. 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग एंट्री होगा, पास ओपनिंग जर्नल एंट्री. इस सारे अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दो. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, फिक्सर अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट, कैश, सन्ड्री डेटर अकाउंट. कैश इन हैंड अकाउंट नहीं होता, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बोलते हैं. तो इस अकाउंट का नाम चेंज करके डालो, हल्का हल्का इन हैंड एंड कैश को काट दो. तो ये जो वैल्यूज डेबिट में, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, ये सारे एसेट साइड का बैलेंस है. बैलेंस शीट का एसेट साइड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. और इज लायबिलिटी में 2 कैपिटल अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट, 2 सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, 2 बिल्स पेबल, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. ये क्रेडिट साइड इधर लिख दो. तो दीज आर इंक्रीज इन कैपिटल एंड लायबिलिटी. इंक्रीज करता है तो इसको क्रेडिट करते हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटी क्रेडिटेड. बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड, इसका आगे लाया गया. तो लाइकवाइज लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. देखो लास्ट क्वेश्चन में on 1st April 20 the position of a Bhargav Brothers Delhi was as follows. Cash in hand asset, cash account debited. ये 31 मार्च का था लास्ट ईयर का. 1 अप्रैल में ओपनिंग एंट्री पास करेंगे. डेट डाल दो, फॉर्मेट बना लो. कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड 25,600, ये वाला वैल्यू. स्टॉक ऑफ गुड्स को खाली स्टॉक अकाउंट या क्लोजिंग स्टॉक लिखो, या स्टॉक बेटर है 9,000. मशीनरी 45,000 एसेट डेबिटेड. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 18,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 18,000. अब्दुल डेटर, तो अब्दुल लिखो, डेटर नहीं, अब्दुल डेबिटेड 20,500. और नजीर ऑल्सो डेटर डेबिटेड. डेटर में जो पैसे देगा, नीरज डेबिटेड तो 26,000. टू लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट होता है ये लाइबिलिटी. लोन में कुछ नहीं लिखा है तो लोन हमने लिया है. और लोन गिवन होता तो लोन डेबिट होता है. लोन टेकन इज क्रेडिट, खाली लिखा है तो लोन इज ए लाइबिलिटी. अमित क्रेडिटर, टू अमित 6,700. इंक्रीज इन लाइबिलिटी, पास ओपनिंग एंट्री. तो एसेट माइनस
लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, फाइंड द डिफरेंस। तो लिखो बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड। यहाँ पे कैपिटल नहीं है तो ये बैलेंसिंग अमाउंट या बैलेंसिंग फिगर आपके कैपिटल आया। असेट से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो कैपिटल आएगा। और कैपिटल पहले दिया है तो जो लास्ट में आएगा ये अगर दे रखा है तो उसी को उतार दो। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर जर्नल। वी ट्राइड फ्रॉम आवर साइड very well to explain you in the best possible manner, and thank you, Team Educate.